हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब से मैंने सोचा है कि एक कॉम्प्रिहेंशन सीरीज़ करके भी मैं लेके आऊँगा। जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें जो जनरल नॉलेज या जो टॉपिक वाइज इंफॉर्मेशन जो हम गैदर करते हैं, उसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द एग्ज़ाम्स उसमें इंग्लिश एक महत्वपूर्ण लैंग्वेज है, और जो नॉर्दर्न बेल्ट है जहाँ पे इंग्लिश मदर टंग नहीं है या जहाँ पे आप एज अ फर्स्ट लैंग्वेज उसको नहीं सीखते हो या ज़्यादातर फैमिलीज़ में नहीं बोली जाती है, वहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन हमारा उतना अच्छा नहीं हो पाता है क्योंकि वो वर्ड्स हम नहीं यूज़ करते ज़्यादातर। नॉर्मल वर्ड्स आप समझ जाते हो, नॉर्मल सेंटेंसेस आप समझ जाते हो, बट जैसे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो स्टेटमेंट्स दी जाएंगी या जो पैराग्राफ्स दिए जाएंगे उसमें जानबूझ के इस प्रकार के वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा या इस प्रकार के सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि आपको डायरेक्ट समझ में ना आए। मोटा मोटा आप समझ लेंगे उसको, स्टेटमेंट को पढ़ के। उन प्रकार के पैराग्राफ्स और उन प्रकार के स्टेटमेंट्स को समझने के लिए और नॉर्मल अपनी भाषा को, अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि एज एन इंडियन एटलीस्ट दो लैंग्वेज हमें अच्छे से आनी चाहिए, एक इंग्लिश और एक हिंदी। एटलीस्ट ये दो लैंग्वेज तो मिनिमम है रिक्वायरमेंट। बाकी अगर आप किसी साउथ इंडियन लैंग्वेज को या किसी ईस्टर्न लैंग्वेज को अगर आप सीख सकते हैं तो अच्छी बात है। मिनिमम रिक्वायरमेंट तो ये दो लैंग्वेज की है ही है। इंग्लिश तो ग्लोबल लैंग्वेज हो गई है तो उसकी रिक्वायरमेंट हर जगह पड़ेगी, आप कोई और लैंग्वेज को समझें, जाने या ना जाने। तो इसी मोटिव के साथ मैंने कॉम्प्रीहेंशन की सीरीज़ मैं आपके साथ लेके आऊँगा, और इसमें मैंने जो भी सेंटेंसेस दी हिंदू न्यूज़पेपर में आते हैं, दी हिंदू में काफ़ी एक रिफाइंड इंग्लिश का यूज़ किया गया है, और उतना भी अगर हम कर लेंगे तो वो बहुत है हमारे लिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा उससे। तो सबसे आइए शुरू करते हैं। जैसे ये दो कल का और आज का जो न्यूज़पेपर है, कल बोले तो 2 नवंबर और आज बोले तो 3 नवंबर के न्यूज़पेपर से मैंने कुछ एक सेंटेंसेस इसमें इंक्लूड किए हैं। जैसे कि सबसे पहला सेंटेंस जो है वो है, नेट रेवेन्यूज़ आफ्टर फैक्टरिंग इन रिफंड्स grew at a slower pace of 7.9% to a टॉड ओवर 1.68 लाख करोड़ इन अक्टूबर। तो ये सेंटेंस में मैंने टॉड ओवर के ऊपर एम्फोसिस करने के लिए इसको इंक्लूड किया है। तो ये कहीं पे कुछ रेवेन्यू से रिलेटेड बातचीत थी, जहाँ पे जो आर्टिकल है वो बताने की कोशिश कर रहा था कि जीएसटी के जो रेवेन्यूज़ हैं वो किस प्रकार से इस अक्टूबर महीने के कितने रहे, पहले कितने थे, बीच में कम हुए, अभी दोबारा बढ़े, उसके संदर्भ में ये सेंटेंस था। तो यहाँ पे टॉड ओवर वर्ड का उन्होंने इस्तेमाल किया है। टॉड ओवर का मतलब क्या होगा इस सेंटेंस में? इट मीन्स दैट द नेट रेवेन्यूज आफ्टर फैक्टरिंग इन रिफंड्स, रिफंड्स को फैक्टर करने के बाद, रिफंड्स फैक्टरिंग इन रिफंड्स का मतलब है कि जैसे मान लो आपके पास 4 रुपये आए और उसमें कुछ आपको रिफंड देना था, 1 रुपये 1.5 रुपये आपको रिफंड देना था, तो जो बचा हुआ, जो आपके पास जो पैसे बच गए, तो आफ्टर फैक्टरिंग इन रिफंड्स वर स्लाइटली मोर देन ₹1.68 लाख करोड़। तो 1.68 लाख करोड़ से थोड़े से ही ज़्यादा होंगे, मोटा मोटा लगभग 1.68 लाख करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने इकट्ठा किया है अक्टूबर में। इस सेंटेंस से वो ये बताने की कोशिश कर रहा है, द फ्रेज एम्फेसाइजेज दैट द अमाउंट वॉज जस्ट अ लिटिल अबव दिस फिगर, नॉट बाय अ सिग्निफिकेंट मार्जिन। ज़्यादा बड़ा नहीं है, लगभग आसपास ही मिलेगा, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होगा। ठीक है, तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि द नेट रेवेन्यूज आफ्टर फैक्टरिंग इन रिफंड्स ग्रू एट अ स्लोअर पेस ऑफ 7.9% टू अ टॉड ओवर 1.68 लाख करोड़ इन अक्टूबर। मतलब लगभग 1.68 लाख करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लगभग इतना तो है ही है। तो इन्होंने एक एक्स अमाउंट दिया था, मान लो 1.8 समथिंग कुछ अमाउंट दिया था, उसमें रिफंड्स इन्होंने फैक्टर इन कर लिए और उसके बाद बताया कि रिफंड फैक्टर इन करने के बाद भी लगभग 1.68 लाख करोड़ तो रह ही गया। ठीक है, तो ये वो आर्टिकल है मैंने डाला है इसमें ताकि आपको समझ में आ जाए। इंडियाज़ ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, ग्रॉस
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो ग्रॉस कलेक्शंस हैं सरपास्ट ₹1.87 लाख करोड़। ग्रॉस क्या होता है? पूरा मिला के जो जीएसटी का गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो कलेक्शंस हैं सरपास्ट ₹1.87 लाख करोड़ इन अक्टूबर, marking the second highest monthly collections on record, with growth rebounding to 8.9%। ग्रोथ रिबाउंडिंग मतलब वापस आ गई लगभग 8.9% पे इन अक्टूबर, फ्रॉम सितंबर्स 40 मंथ लो। सितंबर में लगभग 40 मंथ लो पे चली गई थी ऑफ 6.5%, और उससे वापस रिबाउंड मतलब वापस 8.9% नीचे जाके वापस दोबारा आ गई। Net revenues after factoring in refunds grew at a slower pace of 7.9% to a tad over 1.68 lakh crore in October. However, this also marked a recovery from September's growth rate of 3.9%। तो ये आगे जाने की जरूरत नहीं है, कुल मिला के ये हमारा यहाँ पे वर्ड आ गया tad over। ठीक है। The phrase a tad over means slightly more than or a little bit more than something. For example, if someone says the price is a tad over budget, it means the price is slightly higher than the budget। जो मेरा बजट है, मान लो मेरा 4 रुपये का बजट है, किसी ने बोला 5 रुपये की चीज़ है, तो उसने बोला द प्राइस इज अ टैड ओवर बजट। ठीक है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है हमारा, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हाईलाइटेड द सिकनेस एंड इन्फर्मिटी ऑफ एन एक्यूज्ड आर ग्राउंड्स फॉर बेल इवन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। पीएमएलए में इन्होंने बोला कि सिकनेस और इन्फर्मिटी जो है वो ग्राउंड बनता है किसका? बेल का। इन्फर्मिटी क्या होती है? इन्फर्मिटी रेफर्स टू अ फिजिकल और अ मेंटल वीकनेस और इलनेस ऑफन एसोसिएटेड विद ओल्ड एज और क्रॉनिक कंडीशन। मतलब जब आप बुढ़ापे में या कोई आपको बीमारी हो जाए तो जो मेंटल वीकनेस या जो इलनेस आपको हो जाती है, मानसिक तौर पे कमज़ोर हो जाना या मेंटल इलनेस, जैसे आपको कोई जैसे बुढ़ापे में आपको होता है कि आपको याददाश्त आपकी कमज़ोर हो जाती है, आप ढंग से लोगों के नाम याद नहीं रख पाते हैं, आपको हेल्यूसिनेशंस होते हैं। हेल्यूसिनेशन मतलब है कि आपको लगता है कि जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, या कोई आपसे मिल के गया, या कोई आपको, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ही ओल्ड एज में कई बार बूढ़े लोग बोलते हैं कि मुझे बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं। तो मेंटल वीकनेस और इलनेस जैसे आपने देखा होगा बुढ़ापे में जैसे स्टूल्स पास नहीं होता कई लोगों को स्टूल्स बहुत ज़्यादा पास होता है, कई लोगों को यूरिन पास हो जाता है बिना पता लगे, पता ही नहीं चलता कब यूरिन पास हो गया। ठीक है। और बहुत से इश्यूज होने लग जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इन्फर्मिटी। उसके बाद थर्ड सेंटेंस था, इट इज़ एविडेंट दैट द पिटिशनर फुलफिल्स द थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड फॉर बीइंग एनलार्ज्ड ऑन बेल, द टॉप कोर्ट कंक्लूडेड। तो फुलफिल्स द थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड और एनलार्ज्ड ऑन बेल, इसको डालने के लिए इसको बताने के लिए आपको मैंने ये सेंटेंस डाला है। तो फुलफिल्स द थ्रेशोल्ड माने मीन्स दैट द पिटिशनर, जो पिटिशनर है, द पर्सन हु हैज़ सबमिटेड द रिक्वेस्ट टू द कोर्ट, मीट्स the necessary conditions or minimum criteria required to be granted bail। fulfills the threshold मतलब जो मिनिमम क्राइटेरिया रिक्वायर है बेल को देने के लिए वो फुलफिल कर रहा है। एनलार्ज ऑन बेल मतलब इज अ लीगल टर्म। एनलार्ज ऑन बेल क्या है? इज अ लीगल टर्म मीनिंग दैट द पिटिशनर विल बी रिलीज्ड, उसको छोड़ दिया जाएगा फ्रॉम कस्टडी ऑन बेल। इन सिंपलर टर्म्स, आसान भाषा में इसको समझें तो द कोर्ट को लगता है ऐसा दैट द पिटिशनर क्वालिफाइज टू बी रिलीज्ड ऑन बेल बेस्ड ऑन द इस्टेब्लिश्ड कंडीशंस। जो उसके कंडीशंस हैं उसको नज़रअंदाज रखते हुए, या उसको देखा होगा ना न्यूज़ में या आपने मूवीज़ में देखा होगा कि जो भी हालात हैं या जो भी चीज़ें हैं, जो भी सबूत हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए, तो उससे आपने ये एनलार्ज्ड ऑन बेल आप समझ सकते हैं कि भाई आप इसको बेल दे सकते हैं, इसको आप बेल पे छोड़ सकते हैं। एनलार्ज्ड ऑन बेल इज़ अ लीगल टर्म। ठीक है। तो ये मैंने आर्टिकल इसमें डाला था। इसमें कुछ एक चीज़ें और भी हैं जो हमारे लिए, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप सीख सकते हो। जैसे इन्फॉर्मेटिव तो हमने डाल ही दिया, समझा ही दिया। उसके बाद 45 का 1, द प्रोविजन टू सेक्शन 45 ऑफ वन ऑफ द PMLA specifically contemplates that a person who is sick or infirm may be released on bail if the Supreme Court so directs। 45 जो सेक्शन है उसका जो पहला क्लॉज है वो बताता है कि भाई अगर आप कोई बंदा बीमार है या उसको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है तो कोर्ट उसको बेल दे सकता है।
Section 45 of the PMLA covers bail. Clause 1 of the section is stringent. The accused would get bail only if the court was satisfied there were reasonable grounds for believing they were not guilty. Further, the court should be satisfied that the accused would not commit any offense while out on bail. उसके बाद कोर्ट को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि भाई ये कुछ करेगा नहीं बाहर जाके. These twin conditions make getting bail in PMLA cases an almost impossible task. तो दो कंडीशन क्या क्या हो गई. सबसे पहले तो आपको कोर्ट को सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि भाई कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है फॉर बिलीविंग दे वर नॉट गिल्टी, कि भाई ये बंदा गिल्टी नहीं है या गिल्टी है, इसका कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है. ठीक है, आपको कोर्ट को ये पूरा भरोसा है कि भाई ठीक है ये बंदा ठीक ठाक है, कुछ खास इसने कुछ नहीं कर रखा है. दूसरा कि भाई ये बंदा बाहर जाके अपने पावर ताकत का कुछ गलत फ़ायदा नहीं उठाएगा. ये दो कंडीशन है जो कि अब कोई अपने ऊपर रिस्क तो लेगा नहीं, तो इसलिए ये बेल नहीं मिलती है ज़्यादातर. However, the proviso to clause 1 allows, मगर एक घुंडी है इसमें क्या है, allows courts the discretion to exempt person below 16 years. 16 साल से नीचे वाले बंदे को exempt कर सकते हैं, वुमेन औरत को कर सकते हैं, the sick जो बीमार है उसको कर सकते हैं, infirm from these dual conditions for bail providing humane relief मतलब जो आपका जो एक जो कहते हैं कि भाई एक आपको ह्यूमैनिटी के को मद्देनज़र रखते हुए आपको एक बेल दी जाती है. ह्यूमन रिलीफ क्या है कि भाई बंदा बीमार है, उसको मेडिकल अटेंशन चाहिए, लेडी है वो, अगर उसको आप अगर वो गिल्टी नहीं प्रूफ होती है तो उसको बेल दे सकते हो. बच्चा है कोई, ठीक है, उसको दे सकते हो. कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है, उसको दे सकते हो. तो इन द करंट केस द कोर्ट नोटेड दैट मिस्टर मूलचंदानी was 67 years old and had already spent nearly a year and 3 months in custody. At present there is worsening of cardiac functioning as compared to previous reports. The court ordered recorded medical reports on him. It is evident that the petitioner fulfills the threshold required for being enlarged on bail. इससे ये पता चलता है कि जो petitioner है वो fulfill कर रहा है the required threshold फॉर बीइंग एनलार्ज्ड ऑन बेल. एनलार्ज्ड ऑन बेल मतलब जो उसको बेल पे छोड़ दिया जाए, रिहा कर दिया जाए. बीइंग एनलार्ज्ड ऑन बेल द टॉप कोर्ट कंक्लूडेड. उसके बाद फोर्थ सेंटेंस क्या है, फार्मर्स इंक्रीजिंगली यूज हैवी पेस्टिसाइड्स. ठीक है, फार्मर्स जो हैं वो इंक्रीजिंगली यूज़ कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स को एंड फर्टिलाइजर्स को विच कंटेमिनेट वंस प्रिस्टीन वाटर सोर्सेज. प्रिस्टीन वाटर सोर्सेज, तो प्रिस्टीन वर्ड आपने कई बार सुना होगा. प्रिस्टीन का मतलब क्या होता है, मीन्स दैट द वाटर सोर्स आर इन नेचुरल प्योर एंड अनस्पॉइल्ड कंडीशन, मतलब ठीक प्योर हालत में थे, फ्री फ्रॉम एनी कंटेमिनेशन पॉल्यूशन. व्हेन फार्मर्स यूज हैवी पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर दीज सब्सटेंसेज पोल्यूट what were once clean and uncontaminated water sources. Fifth, in the face of such rapid change, local communities have galvanized themselves to protect their homes. So galvanized themselves to protect their home का क्या मतलब होगा? Galvanized means the local communities have been motivated or spurred into action. Motivated मतलब उनको motivate किया गया है, और spurred into action मतलब उनको एक्शन करने पे मजबूर हो गए हैं, वो मतलब कुछ कार्रवाई करने पे मजबूर हो गए हैं. ठीक है, गैल्वनाइज मीन द लोकल कम्युनिटीज हैव बीन मोटिवेटेड और स्पर्ड इनटू एक्शन. इट इम्प्लाइज द पीपल वर प्रॉम्प्टेड टू टेक एक्शन, एक्टिव मेजर. प्रॉम्प्टेड मतलब उनको, प्रॉम्प्ट क्या होता है, जैसे जो आपने देखा हो कंप्यूटर में प्रॉम्प्ट आता है कि इसको ओके बटन दबाओ, कैंसिल बटन दबाओ, या इसको सब्सक्राइब करो, प्रॉम्प्ट बटन बोलते हैं ना. तो प्रॉम्प्टेड टू एक्शन मतलब आपको बताया जा रहा है कि आपको मजबूर कर दिया गया है कि आप कुछ एक्शन लें. ठीक है, ऑफन ड्यू टू अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, या तो कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी है या कोई कंसर्न है टू प्रोटेक्ट देयर होम्स. ठीक है, सो इन द फेस ऑफ सच रैपिड चेंज लोकल कम्युनिटीज हैव गैल्वनाइज्ड देमसेल्व्स, अपने आप को गैल्वनाइज कर लिया, गैल्वनाइज्ड देमसेल्व्स टू प्रोटेक्ट देयर होम, अपने होम को प्रोटेक्ट करने के लिए गैल्वनाइज हो गए, आगे बढ़ के कुछ कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो गए टू प्रोटेक्ट देयर होम्स. स्पर्ड इनटू एक्शन मीन्स to be prompted or motivated to take immediate action or to respond decisively to a situation. Sixth क्या है, we hope it will spark more curiosity, evoke more affection and spur more action across समाज, सरकार and बाजार for the continued protection of the precarious and precious Nilgiris. तो precarious का मतलब यहाँ पे क्या है उसके लिए मैंने डाला था. precarious का मतलब क्या होता है, refers to something that is unstable, insecure or in state of risk. ठीक है, जो प्रिकेरियस कंडीशन एंड लीगरीज की उसके संदर्भ में ये सेंटेंस इस्तेमाल किया है. सेवेंथ इज द स्टेट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैन नॉट बी द सोल स्टीवर्ड ऑफ द वाइल्ड. स्टीवर्ड वर्ड आपने सुना होगा, जैसे वेटर्स वगैरह को बोलते हैं,
तो यहाँ पे ही आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि ये सोल स्टीवर्ड वर्ड का क्या मतलब है। स्टीवर्ड इन दिस कंटेंट मीन्स समवन, वो हु मैनेजेस और लुक्स आफ्टर समथिंग, जो कि मैनेज कर रहा है या लुक आफ्टर समथिंग। द यूज ऑफ सोल सजेस्ट एक्सक्लूसिविटी मतलब जो कि यही है, यही बंदा करेगा सब कुछ। इम्प्लाइंग दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड नॉट रेस्ट सोलली विद द स्टेट। तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि द स्टेट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, स्टेट और उसको उसमें शामिल है कौन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कैन नॉट बी द सोल स्टीवर्ड। सोल स्टीवर्ड नहीं हो सकते, सोल वो बंदा नहीं हो सकता, सोल वो डिपार्टमेंट नहीं हो सकता जो कि मैनेज करेगा उसको, जो भी ये मतलब जो आर्टिकल है ये था नीलगिरीज में जो समस्या हो रही है उसके संदर्भ में। तो ये मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सिर्फ स्टेट ही नहीं है जो संभालेगा सब कुछ, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है नेचर के प्रति। उसके बाद है वाइल द प्लान एश्यूड स्पेसिफिक मिटिगेशन टारगेट्स इन फेवर ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, इट सिग्नल चाइनाज एक्सेप्टेंस ऑफ मीथेन एज एन एरिया फॉर एक्शंस एंड कोऑपरेटिव विद द यूएस, कोऑपरेशन विद द यूएस। तो ये आर्टिकल था जिसमें मीथेन के गैस का जो रिडक्शन है उसके बारे में चर्चा हो रही थी, उसमें इस सेंटेंस का इस्तेमाल हुआ। और ये एश्यूड वर्ड क्या है उसके लिए मैंने ये डाला है इधर सेंटेंस, while the plan eschewed specific mitigation targets in favor of capacity building, it signaled China's acceptance of methane as an area for action and cooperation with the US। इसका मतलब क्या हुआ? In this context, eschewed means deliberately avoided or chose not to adopt, deliberately avoided or chose not to adopt। द सेंटेंस सजेस्ट, इस सेंटेंस का सजेस्ट कर रहा है दैट द प्लान इंटेंशनली अवॉइडेड सेटिंग स्पेसिफिक मिटिगेशन टारगेट्स सच एज एग्जैक्ट गोल्स फॉर रिड्यूसिंग एमिशंस। तो ये बता रहा है कि भाई मोटा मोटा आपने एस्यूड का मतलब हुआ डेलिबरेटली अवॉइड करना या डेलिबरेटली उसको मतलब अडॉप्ट ना करना, चोज नॉट टू अडॉप्ट, मतलब यहाँ पे पास्ट टेंस में बताने की कोशिश कर रहा है कि चोज नॉट टू अडॉप्ट या चूज नॉट टू अडॉप्ट। तो चाइना ने जो है मतलब क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है तो उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जो आपका क्लाइमेट एक्शन के तहत वो जैसे कोल का इस्तेमाल, तो उसमें चाइना ने खुल के कई चीज़ों का मतलब उसमें कोशिश करी है कि उसको डेलिबरेटली अडॉप्ट ना करे। बट मीथेन का जो रिडक्शन है स्पेसिफिकली उसके लिए चाइना जो है उसने एक्सेप्टेंस कर लिया है कि भी ठीक है मीथेन का रिडक्शन तो होना चाहिए, और वो उसमें उन्होंने अपने एक्शन प्लान में शामिल कर लिया है। ठीक है, तो वाइल द प्लान एश्यूड स्पेसिफिक मिटिगेशन टारगेट्स, जो स्पेसिफिक मिटिगेशन टारगेट्स हैं काफ़ी चीज़ों के जो हैं उससे तो इन्होंने अपना किनारा कर लिया। ठीक है, उसको तो इन्होंने डेलिबरेटली साइड लाइन कर दिए जो स्पेसिफिक मिटिगेशन टारगेट्स थे, और भी कई सारे इन फेवर ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग। इन फेवर कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब क्यों, ताकि वो अपना जो कैपेसिटी बनाना चाहते हैं, कैपेसिटी बिल्ड करना चाहते हैं एज अ डेवलपिंग नेशन, उसके कारण जो कुछ एक स्पेसिफिक टारगेट है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपका कोल का, तो वो तो इन्होंने अपने साइड लाइन कर दिया। बट इन्होंने एक सिग्नल दिया, इट सिग्नल चाइनाज एक्सेप्टेंस ऑफ मीथेन एज एन एरिया फॉर एक्शन, क्योंकि मीथेन हाँ ये एरिया ऑफ एक्शन है जिसमें हम आपके साथ हैं, एंड कोऑपरेशन विद द यूएस, और यूएस के साथ हम कोऑपरेट करेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल्स हैं ये कुछ, ताकि और मतलब अच्छे से समझ में आ जाए। द कंपनी एश्यूड फ्लैशी एडवर्टाइजमेंट्स एंड रिलाइड ऑन वर्ड ऑफ माउथ टू ग्रो इट्स कस्टमर बेस। तो कंपनी ने क्या किया है, डेलिबरेटली अवॉइड किया क्या, फ्लैशी एडवर्टाइजमेंट्स को, एंड रिलाइड ऑन वर्ड ऑफ माउथ टू ग्रो इट्स कस्टमर बेस, और वर्ड ऑफ माउथ पे रिलाई किया टू ग्रो इट्स कस्टमर बेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ, द कंपनी एश्यूड फ्लैशी एडवर्टाइजमेंट, कंपनी ने डेलिबरेटली अवॉइड किया फ्लैशी एडवर्टाइजमेंट्स को, एंड रिलाइड ऑन वर्ड ऑफ माउथ टू ग्रो इट्स कस्टमर बेस। ही एश्यूड जंक फूड, उसने जंक फूड को डेलिबरेटली अवॉइड किया इन फेवर ऑफ हेल्दियर डाइट आफ्टर डॉक्टर्स एडवाइस। ही एश्यूड जंक फूड इन फेवर ऑफ अ हेल्दियर डाइट आफ्टर हिज डॉक्टर्स एडवाइस। जब डॉक्टर ने एडवाइस दिया उसके बाद उसने जंक फूड को डेलिबरेटली अवॉइड कर दिया इन फेवर ऑफ अ हेल्दियर डाइट आफ्टर हिज डॉक्टर्स एडवाइस। उसके बाद है द आर्टिस्ट एश्यूड ट्रेडिशनल पेंटिंग मेथड्स एंड एक्सपेरिमेंटेड विद द डिजिटल टेक्निक्स। तो उसने जो ट्रेडिशनल पेंटिंग के मेथड हैं वो डेलिबरेटली आपके अवॉइड कर दिए और एक्सपेरिमेंट किया विद डिजिटल टेक्निक्स। तो एसयू का आपका जो मीनिंग है वो क्या हो गया, डेलिबरेटली अवॉइडेड और चोज नॉट टू अडॉप्ट। ठीक है, अब आ जाओ नाइन्थ, इंडिया कैन टॉप इनटू द रिसोर्सेज, इंडिया कैन टैप इनटू द रिसोर्सेज नीडेड टू एक्सेलरेट इट्स प्रोग्रेस
इन मीथेन अबेटमेंट। तो ये अबेटमेंट के लिए मैंने डाला था, इंडिया कैन टैप इनटू द रिसोर्सेज नीडेड टू एक्सेलरेट इट्स प्रोग्रेस इन मीथेन अबेटमेंट। तो अबेटमेंट क्या होता है? अबेटमेंट मीन्स द रिडक्शन और लेसनिंग ऑफ समथिंग। कम करना है किसी चीज़ को, उसको हम बोलते हैं अबेटमेंट। स्पेसिफिकली मीथेन एमिशन, यहाँ पे मीथेन एमिशन की बात हो रही है। मीथेन अबेटमेंट रेफर्स टू एफर्ट्स टू डिक्रीज और कंट्रोल द रिलीज ऑफ मीथेन। मीथेन अबेटमेंट रेफर्स टू वो एफर्ट्स टू डिक्रीज और कंट्रोल द रिलीज ऑफ मीथेन, जिससे कि मीथेन का जो रिलीज है वो डिक्रीज होगा या कंट्रोल होगा। अ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, मीथेन क्या है? पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है इन ऑर्डर टू मिटिगेट एनवायरमेंटल डैमेज इन क्लाइमेट चेंज। 10th क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स एबिंग आउटपुट ट्रिगर्स कैपेक्स ग्रोथ कंसर्न्स। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स एबिंग आउटपुट ट्रिगर्स कैपेक्स ग्रोथ कंसर्न्स। एबिंग का मतलब क्या है? मीन्स डिक्लाइनिंग और डिक्रीजिंग, डिक्लाइनिंग और डिक्रीजिंग। इट रेफर्स टू अ रिडक्शन इन दी आउटपुट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो आउटपुट है वो रिड्यूस हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स एबिंग आउटपुट ट्रिगर्स कैपेक्स ग्रोथ कंसर्न्स। इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर जो है उसका एबिंग आउटपुट मतलब रिड्यूस होता हुआ आउटपुट, वो ट्रिगर कर रहा है क्या? कैपेक्स के ग्रोथ के कंसर्न को। कैपेक्स क्या है? stands for capital expenditure, which refers to the funds used by a business or government to acquire, upgrade or maintain physical assets such as buildings, technology or equipment. So the sentence means that the declining output in the infrastructure sector is raising concerns about the growth of capital expenditure, suggesting that reduced performance in infrastructure could negatively impact future investments in the area. Thereafter, Ashish Singh can't twitch his nose. Can't twitch his nose. ये मैंने ऐसे ही डाल दिया थोड़ा सा आपको चीज़ें समझने के लिए, जैसे हम जो वो कुछ एक जो डेली आम भाषा में जो कार्रवाई करते हैं उसको कैसे हम बोल सकते हैं। Singh flicks out his phone and shows a 10-second clip of the footage. ठीक है, तो flicks out, twitch, इसका मतलब क्या हुआ? ट्विच हिज नोज, जो आपने जैसे इसमें दिखाया था कि आशीष सिंह, इसमें एक आर्टिकल था उसमें उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो कांट ट्विच हिज नोज, या इसको शायद कुछ किसी ने कुछ हाथ मतलब मारपीट शायद कुछ हुई थी, ऐसा कुछ था। ट्विच हिज नोज मतलब जैसे आपकी जो नाक है उसमें आप जो मसल्स की जो मूवमेंट करते हो वो, कांट ट्विच हिज नोज, उसको हम बोलते हैं ट्विच से आप रेफर कर सकते हो। एंड सिंह फ्लिक्स आउट हिज फोन, जो आपने जैसे जेब से फ़ोन निकाला तुरंत और दिखाया किसी को ना, जैसे आप जेब से फ़ोन निकालते हो दिखाते हो किसी को, तो उसको कैसे आप बोल सकते हो? सिंह फ्लिक्स आउट हिज फोन एंड शोज अ 10-second क्लिप ऑफ द फुटेज। उसके बाद ये आर्टिकल है जिसमें कांग्रेस स्लैम्स ईसी, सेज इट में टेक लीगल रूट टू एक्सपंज रिमार्क्स अगेंस्ट द पार्टी। इसमें कुछ एक सेंटेंसेज हैं, कुछ एक वर्ड्स हैं, जैसे शार्प, रिबटल, उसके बाद वेस्टिजेस ऑफ न्यूट्रलिटी, impression, condescending, laced, ad hominem attacks, condescending, expunge। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है वो देख लेते हैं हम। रिबटल, रिबटल इज अ रिस्पॉन्स दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स और रिफ्यूट्स एन आर्ग्यूमेंट और क्लेम। इट ऑफन इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग एविडेंस और रीजनिंग दैट चैलेंजेस द अपोजिंग व्यू। तो रिबटल क्या होता है? आपने किसी को एज अ रिस्पॉन्स, एक रिस्पॉन्स देते हो, जैसे आपने किसी ने आपके खिलाफ कुछ चीज़ें लगाई, बोला ये बंदा तो ऐसा ही वैसा ही वैसा है, अब आपने उसको एक रिस्पॉन्स दिया कि ये कि ऐसा नहीं है, ये था ये था ये था, तो उसको क्या बोलते हैं? रिबटल। रिबटल इज अ रिस्पॉन्स दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स और रिफ्यूट्स एन आर्ग्यूमेंट और क्लेम। इट ऑफन इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग एविडेंस और रीजनिंग दैट चैलेंजेस द अपोजिंग व्यू। एविडेंस देते हो या रीजनिंग देते हो जिससे कि आप जो व्यू है उसको आप चैलेंज करते हो। उसके बाद आ जाता है वेस्टिजेस। अच्छा, वेस्टिजेस इन्होंने सेंटेंस क्या यूज़ किया था देख लेते हैं हम। द कांग्रेस ऑन फ्राइडे मेड अ शार्प रिबटल टू द इलेक्शन कमीशंस रिस्पॉन्स टू इट्स कंप्लेंट्स ऑन द हरियाणा असेंबली इलेक्शन, saying if the poll panel's goal was to strip itself of the last vestiges of neutrality, then it was doing a remarkable job at creating that impression। तो इन्होंने हरियाणा का जो इलेक्शन हुए थे अभी अभी, उसमें इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा था कांग्रेस ने कि भाई इसमें बैटरीज की परसेंटेज इतनी मिली, ये हुआ वो हुआ, तो इसमें उनको लगा कि भाई कुछ ना कुछ
गड़बड़ हुई है तो इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाए। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा लेटर लिख के भेज दिया कि भाई ये तो कांग्रेस पार्टी की आदत हो गई है, जब भी इलेक्शन होता है हार जाते हैं तो हमारे ऊपर ब्लेम डाल देते हैं। अब ये तीसरा इसने कांग्रेस ने दोबारा इलेक्शन कमीशन को लिखा है। तो जब ये तीसरा इन्होंने लिखा है तो उसको जो प्रक्रिया इस्तेमाल की है, जो पॉइंट्स इन्होंने लिखे हैं, ये जो प्रोसेस है उसको इन्होंने, अगर आप अंग्रेजी में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, मेड अ शार्प रिबटल टू द इलेक्शन कमीशन। उसके बाद इन्होंने सेंटेंस जो यूज़ किया वो क्या है, स्ट्रिप इटसेल्फ ऑफ द लास्ट वेस्टेजेस ऑफ न्यूट्रलिटी। तो अभी वो देखेंगे हम ये वेस्टेजेस ऑफ न्यूट्रलिटी क्या है। वेस्टेजेस का मतलब होता है रेफर्स टू ट्रेसेस, remnants or signs of something that once existed but is no longer present or is in a diminished state. For example, vestiges of an ancient civilization might include ruins or artifacts. तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि कांग्रेस ये कह रही इलेक्शन कमीशन को कि भाई जो आपके जो न्यूट्रलिटी नाम की एक चीज़ होती है इलेक्शन कमीशन के अंदर, जो उसकी जो लास्ट वेस्टेजेस हैं ऑफ न्यूट्रलिटी, मतलब जो कुछ एक जो बचे खुचे जो आपके ट्रेसेस हैं, जो रेमनेंट, जो कुछ साइंस होते हैं न्यूट्रलिटी के, जो 2-4% जो बचे हुए हैं, अगर उसको भी आप ख़त्म करना चाहते हो तो आप बहुत ही एक अच्छा काम कर रहे हो उस इंप्रेशन को क्रिएट करने में। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, कॉन्डिसेंडिंग। तो कंडिसेंडिंग बोलो, कॉन्डिसेंडिंग बोलो, सब थोड़ा अलग अलग तरीके से यूज बोलते हैं लोग। तो इन इट्स लेटर द कांग्रेस क्लेम दैट द ईसी's रिप्लाई वाज रिटन इन अ टोन दैट इज कॉन्डिसेंडिंग एंड इंडिकेटेड दैट इट मे टेक लीगल रिकोर्स टू एक्सपंज सच रिमार्क्स इफ द पोल पैनल परसिस्ट्स विद सच लैंग्वेज। इन्होंने बोला है कि भाई ये जो आपने जो टर्म डिस्क्राइब, मतलब कॉन्डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, दिस टर्म डिस्क्राइब्स एन एटीट्यूड ऑफ सुपीरियोरिटी where someone talks down to others, implying that they are more intelligent or important. A condescending person may treat others as if they are inferior. तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई जो इलेक्शन कमीशन को इन्होंने कुछ एक पॉइंट्स दिए, मतलब 10-15 पॉइंट दे दिया। अब इलेक्शन कमीशन ने पॉइंट्स का तो वो रिप्लाई नहीं किया। ये कांग्रेस बोल रही है कि इनका रिप्लाई तो किया नहीं, बाकी हमें आप संज्ञान देने लग गए कि कांग्रेस ऐसी है, कांग्रेस वैसे, कांग्रेस वो कर, जो भी ये पार्टी ये कर रही है वो कर रही है, सही है हो जाए उससे वो हो जाएगा। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो टोन है लेटर की जो आपने लिखी है, ये कॉन्डिसेंडिंग टोन है। मतलब आप अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ हम तो बिल्कुल फिट हैं, एकदम सब कुछ सही है, जो दूसरा बंदा है वो उसमें सारी कमियाँ उसके अंदर है। ठीक है, तो इज अ कॉन्डिसेंडिंग टोन। Thereafter, let it be at that. Let it be at that. Let it be at that. तो let it be at that कहाँ यूज कर सकते हो आप? This phrase means to accept a situation as it is. जो सिचुएशन है वैसे मान लो, एंड नॉट टू परस्यू इट फर्दर, और आगे परस्यू मत करो। इट सजेस्ट अ डिसीजन टू स्टॉप डिस्कसिंग और आर्ग्यूइंग अबाउट अ मैटर। तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो छोड़ने वाले थे, वी लेट इट बी एट दैट, हम तो छोड़ रहे थे, जो भी जैसा भी स्थिति उसको छोड़ रहे थे। बट मगर जो आपका टोन एंड टेनर है, टोन एंड टेनर क्या होता है? टोन रेफर्स टू इमोशनल क्वालिटी और एटीट्यूड एक्सप्रेस इन अ स्पीच राइटिंग, वाइल टेनर रेफर्स टू अंडरलाइंग मीनिंग और इंटेंट। टुगेदर दे कन्वे द ओवरऑल एटीट्यूड और मूड ऑफ अ कम्युनिकेशन। तो ये बोल रहे हैं कि जो आपका टोन एंड टेनर है, जो आपकी भाषा और जो आप जो मतलब देना चाह रहे हो, जो आपका टोन और टेनर है, वो जो है, जो आपका एटीट्यूड और जो आपका जो मतलब निकल रहा है वो सही नहीं है, इसलिए जो हम कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, बाकी हम तो इसको छोड़ने वाले थे इस मैटर को। देयर आफ्टर लेस्ड विद एड होमिनम मीनिंग। Ad hominem refers to a type of argument that attacks a person's character or motive rather than addressing the substance of their argument. If a statement is laced with ad hominem meaning, it implies that the argument includes personal attacks or insults instead of logical reasoning. तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपने जो हमने 10-15 पॉइंट दिए थे वो तो आपने उनका सॉल्यूशन तो दिया नहीं, मगर आपने हमारे ऊपर ही उल्टा बोल दिया कि भाई तुम ऐसे हो, तुम ऐसे, तुम ऐसे, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। तो ये एक एज जो भी आपका लेटर इज लेस्ड विद एड होमिनम मीनिंग, एड होमिनम। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या था? EC नाउ सीम टू बी लेस विद एड होमिनम अटैक्स और ऑन ईदर इंडिविजुअल लीडर्स ऑफ द पार्टी इटसेल्फ। मतलब आप या तो पार्टी के ऊपर आप कुछ ना कुछ बोल देते हो या किसी बंदे के ऊपर, लीडर के ऊपर कुछ ना कुछ बोल देते हो। ठीक है, देयर आफ्टर कॉन्डिसेंडिंग हमने ऑलरेडी देख लिया है। उसके बाद आ जाता है एक्सपंज। एक्सपंज क्या होता है? टू एक्सपंज मीन्स टू इरेज, रिमूव और कंप्लीटली एलिमिनेट समथिंग। या तो आपने किसी को इरेज करना है, रिमूव करना है, कंप्लीटली एलिमिनेट करना है, उसको हम एक्सपंज से हम बोल सकते हैं। ऑफन रेफरिंग टू रिकॉर्ड्स, नेम्स और इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, क्रिमिनल रिकॉर्ड कैन बी एक्सपंज मीनिंग इट इज लीगली वाइप्ड क्लीन। उसके बाद जो अगला सेंटेंस है वो क्या था? मिस्टर देबरॉय रिमेन्ड अ प्रोलिफिक ऑथर एंड columnist even after joining the Niti Aayog, continuing to shed light and seek on an eclectic variety of issues। तो ये eclectic variety of issues क्या होता है? eclectic variety of issues। तो ये जो eclectic variety है, eclectic variety of issues, eclectic का मतलब होता है refers to a diverse mix or assortment of different elements or styles drawn from
वेरियस सोर्सेज। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है जो मिस्टर देब्रॉय थे, वो उनका जो इश्यूज था वो कई इश्यूज के ऊपर वो उस जानकारी लेने की कोशिश करते हैं उस या उनके ऊपर काम करते थे। ठीक है, सिर्फ एक ही चीज़ में नहीं उनका रुचि थी। तो eclectic means selecting or choosing from various sources, styles or ideas rather than sticking to one particular approach or tradition. Variety indicates a range or assortment of different types. So together क्या होगा? Together eclectic variety suggests a rich and diverse section that incorporates rich and diverse selection that incorporates a wide array of influences or characteristics, often resulting in something unique and multifaceted. For example, an eclectic variety of music might include genres like jazz, rock, classical, hip hop, all in one प्लेलिस्ट। एक्लेक्टिक वैरायटी का मतलब आप समझ गए कि चुन चुन अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग तरीके का जोनर हो गया, अलग अलग तरीके की रुचि एक ही उसमें आपने इकट्ठी कर दी, एक्लेक्टिक वैरायटी। देयर आफ्टर नेक्स्ट सेंटेंस इज अक्टूबर कार सेल्स स्ट्रेडल मिडल लेन। In the phrase October car sales straddle middle lane, the term straddle typically means to extend across or be positioned on both sides of something। तो ये घोड़े का जो straddle है उससे ये आया है कि यहाँ पे एक पैर होता है, यहाँ एक पैर होता है। ठीक है, तो straddle का जो मीनिंग टिपिकल मीनिंग होता है टू एक्सटेंड अक्रॉस और बी पोजिशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ समथिंग। तो ये घोड़े के एक तरफ इधर पैर, इधर एक तरफ इधर पैर, तो दोनों तरफ पैर हो गए ना, उससे आप याद सकते हो straddle। Here, middle lane likely refers to a metamorphical position in terms of performance or market trends, suggesting that October car sales are neither exceptionally high nor very low, but rather balanced in between। की जो अक्टूबर की जो सेल्स है कार की, ना तो बहुत ज़्यादा थी ना ही बहुत कम थी। अक्टूबर कार सेल्स स्ट्रेडल मिडल लेन की दोनों के बीच में थी कहीं ना कहीं। तो ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हो किसका? स्ट्रेडल वर्ड का। ठीक है, स्ट्रेडल मिडल लेन। ठीक है, अक्टूबर कार सेल्स स्ट्रेडल मिडल लेन की दोनों के बीच में, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा कम। दिस कुड इंडिकेट दैट सेल्स फिगर आर मॉडरेट और स्टेबल रादर देन शोइंग अ स्ट्रॉन्ग अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड। Overall, it conveys that October's car sales are in a middle ground state, reflecting a cautious or neutral performance in the market. 15th is, he described the allegations as unfound insinuation. Unfound insinuation क्या होता है? Insinuation refers to an indirect or subtle suggestion, often implying something negative or unpleasant without stating it explicitly. In this context, describing the allegation as unfounded insinuation means that the person believes the accusations are baseless, implied in a sly or indirect rather than directly stated or backed by evidence। ये आर्टिकल उसका था अपना जो कनाडा और इंडिया के बीच में चल रहा है, कनाडा इंडिया को कुछ बोल रहा है, इंडिया कनाडा को कुछ बोल रहा है, तो उसमें ये सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया था कि ही डिस्क्राइब द एलिगेशंस एज अनफाउंडेड इंसिनेशन। कि मतलब इसका अनफाउंडेड मतलब कोई प्रूफ नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। इंसिनेशन मतलब आप इनडायरेक्टली आप जो है सडल तरीके से आप बताने की कोशिश कर रहे हो कि भैया ये बंदा ने कुछ गलत किया हुआ है। ठीक है, आप एक्सप्लिसिटली नहीं बोल रहे हो। New Delhi may be looking east with Indonesia's new president Prabowo Subianto set to be chief guest at the Republic Day 2025 celebration. Sources said a number of high-level interactions with the new Indonesian government and defense deals are on the anvil। तो are on the anvil क्या होता है? जैसे एक एनविल होता, ठीक है, पहले हम कार्रवाई जो पुराने ज़माने में कोई एनविल है उसके ऊपर आप कुछ रखते हैं, उसमें ठोकते थे कोई चीज़, ठीक है, वो तैयार करते थे उसको, उससे ही आया आर ऑन द एनविल। तो इससे क्या मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं सेंटेंस से कि द फ्रेज ऑन द एनविल मीन्स दैट समथिंग इज इन प्रोसेस ऑफ बीइंग डेवलप। कोई चीज़ जो है प्रोसेस में है ऑफ बीइंग डेवलप, प्रिपेयर्ड और इज अबाउट टू हैपन। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्लैक स्मिथिंग वेयर एन एनविल इज यूज्ड एज अ बेस for shaping heated metal. In a figurative sense, it refers to something being worked on or nearing completion. In this context of your example, मतलब my example, high level interactions and defense deals are on the anvil। जो हाई लेवल इंटरेक्शन है और जो डिफेंस डील्स हैं वो एनविल में, आर ऑन द एनविल मतलब अंडर प्रिपरेशन है, अंडर बीइंग मेड है, ठीक है, प्लानिंग में है। दैट दीज इंटरेक्शंस आर डील्स आर करेंटली बीइंग प्लान्ड और आर इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन। 17th सेंटेंस क्या था? ये नाम है किसी बंदे का, सिट्स बाय हिज वेदर्ड किल्न द फेंट वार्मथ फ्रॉम हिज दिवाली दिया सेल्स ऑलरेडी फेडिंग एंड हिज गेज फिक्स्ड ऑन अनसर्टेन होराइजन। तो अनसर्टेन होराइजन मतलब जो चीज़ आपको उसको पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये बंदा जो है ये बैठा हुआ है अपने वेदर्ड किल्न क्या होता है ये आप देख रहे होगे, ये एक इस तरीके कई इस प्रकार के फर्नेसेस होते हैं जिसके अंदर आप कच्ची मिट्टी या कुछ एक चीज़ आप जो क्ले की बनी हुई वो रख के आप उसको पका सकते हो। तो उस प्रकार की चीज़ को क्या बोलते हैं? किल्न का नाम दिया जाता है, किल भी कह देते हैं। एन जो है थोड़ा सा हल्का सा प्रोनाउंसिएशन इसकी दबी हुई आवाज़ में आती है। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो है काफ़ी पुराना है। वेदर्ड किल मतलब जो कि वेदर्ड का मतलब क्या होता है? जो चीज़ धीरे धीरे
वेदर से मतलब ये निकला हुआ है। वेदर, वेदर क्या होता है, काफ़ी टाइम से जो चीज़ चली आ रही है, तो धीरे धीरे वेदर्ड मतलब वो ख़त्म हो गई है, धीरे धीरे कोई चीज़ ख़राब होना, ठीक है। द फेंट वॉर्म्थ फ्रॉम इस दिवाली, फेंट क्या हो गया, हल्की सी जो वॉर्म्थ है, फ्रॉम इस दिवाली दिया, सेल्स ऑलरेडी फेडिंग, ख़त्म होती जा रही है। तो kiln, pronounced kiln, is a type of oven or furnace used for firing, drying, or baking materials like pottery, bricks, or ceramics. It's essential in pottery making and other crafts that require heating materials to high temperatures for hardening or transforming them. The phrase weathered kiln is your, in my example, suggests a kiln that has been worn down by time and exposure to the elements. The weathering indicates that the kiln has been used for many years and has endured का मतलब क्या आता है, उसने झेला है, endured natural warfare, symbolizing perhaps the passage of time and challenges forced by the person using it. In this case ये जो बंदा है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, is among the last carrying the torch of tradition against the gusts of rapid urbanization. तो gusts of rapid urbanization क्या होता है, जो हवा चलती है उसको क्या बोलते हैं, वो गस्ट्स ऑफ विंड, ठीक है। तो गस्ट्स ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन, तो जो रैपिड अर्बनाइजेशन के जो गस्ट्स आ रहे हैं एक के बाद एक, जो वेव्स हैं, वो उससे बचते बचते ये अकेला यही बंदा बचा है जो आखिरी में ये जो पुरानी जो चीज़ें हैं उसको, जो कार्रवाई है उनको संभाले हुए हैं। In this phrase, gust of rapid urbanization, gust is used metamorphically to describe sudden or intense bursts or waves of rapid urbanization. Just as gusts of wind are quick and forceful, this implies that urbanization is happening in strong, rapid surges, possibly leading to swift changes in infrastructure, population growth and city expansion. मतलब एक के बाद एक बहुत तेज़ी से वो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। आप देख रहे हो किसी भी सिटी में आप जाएँ 4-5 साल के बाद आपको समझ में नहीं आएगा, सिटी ऐसी वैसी दिखेगी नहीं आपको, तो उनसे उसका बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हो रहा है, कहीं मेट्रो निकल गई, कहीं सड़कें निकल गई, कहीं पुल या कहीं फ्लाईओवर बन गया, कहीं पे सेक्टर कट रहे हैं, कहीं पे दुकानें बन रही हैं, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो सिटी का एक्सपेंशन हो रहा है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है। गस्ट्स ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन, गस्ट्स इन जनरल रेफर्स टू ब्रीफ स्ट्रॉन्ग बर्स्ट्स ऑफ विंड, जो हवा के जो झोंके आते हैं, बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट सिंबलाइज एनी सडन फोर्सफुल अक्रेंस ऑफ चेंज इन और एक्टिविटी, जो सडन या फोर्सफुल अक्रेंस है किसी चेंज का या किसी एक्टिविटी का। इन दिस केस द क्विक एक्सपेंशन ऑफ द सिटीज एंड अर्बन एरिया। सो गस्ट्स ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन रेफर्स टू पीरियड्स और इंस्टेंसेस वेयर अर्बनाइजेशन हैपेंस वेरी क्विकली एंड ड्रामेटिकली अल्टरिंग द लैंडस्केप ऑफ सिटीज और रीजन्स इन अ शॉर्ट टाइम। Thereafter, November 6 has given him a glimmer of hope. Okay, glimmer of hope, a potential boost for artisans like him who rely on pottery's quiet but essential presence in daily life. From clay pots for weddings to ceremonial earthenware for village goddesses, I make clay pots for toddy tappers too. He notes, underlining the importance of pottery intertwined with other traditional occupations. तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, नवंबर 6 मतलब ये आर्टिकल है जिसमें जो तेलंगाना की सरकार है उसने बोला है कि भाई वो जाके जो है जो सोशल जस्टिस के तहत वो अपना सर्वे करेगी, एक SC/ST वाला जो सब क्लासिफिकेशन का भी ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का। तो अब चीज़ों को जो आपके जो भी सरकार के जो पॉलिसीज़ हैं वो जनता तक कैसे पहुँचे, आखिरी एंड तक कैसे पहुँचे, उसके लिए सर्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल ग्राउंड में है क्या, किसी की भागीदारी किसकी कितनी है, कौन कितने नंबर में रहता है, उसके हिसाब से वो पॉलिसीज़ बनेंगी। तो इसलिए ये कह रहा है कि जो नवंबर 6 है उसने क्या किया है, हैज़ गिवन हिम अ ग्लिमर ऑफ होप। ग्लिमर क्या होता है, जैसे कि लाइट की रोशनी दूर से आपको दिखती है, ठीक है। मानो ठंड में हो आप, बात ठंडी लग रही है और वो दूर कहीं थोड़ी सी रोशनी दिखाई दे, लाइट दिखाई दे आप, तो आपको एक क्या मिलेगी, एक होप, एक 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 आशा जगेगी आपके अंदर कि भाई हाँ ठीक है, वहाँ पे हो सकता है शायद मेरे को कुछ गर्मी मिल जाए, कहीं आग जल रही होगी दूर पहाड़ पे कहीं, तो उससे ये निकला है ग्लिमर ऑफ होप। अ पोटेंशियल बूस्ट फॉर आर्टिशंस लाइक हिम हु रिलाई ऑन पोट्रीज क्वाइट बट एसेंशियल प्रेजेंस इन डेली लाइफ। कहाँ पे क्ले पॉट बनते हैं, अर्दनवेयर बनते हैं फॉर विलेज गॉडेसेस, आई मेक क्ले पॉट फॉर टॉडी टैपर्स। ये कौन होते हैं, जो बंदे जैसे आपने देखे होंगे साउथ इंडिया में खासकर जो ऊपर चढ़ जाते हैं, नारियल तोड़ के लाते हैं। He notes underlining the importance of pottery intertwined with other traditional occupation. Intertwined मतलब जो उसके अंदर घुला हुआ है, मिला हुआ है।
तो अब देख लेते हैं इनके मीनिंग। ग्लिमर ऑफ होप रेफर्स टू अ स्मॉल साइन और इंडिकेशन दैट समथिंग पॉजिटिव और होपफुल माइट हैपन इन अ सिचुएशन दैट अदरवाइज सीम डिफिकल्ट और ब्लीक। इट इज लाइक अ फेंट लाइट शाइनिंग इन द डार्कनेस सिंबलाइजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इंप्रूवमेंट और सक्सेस। ये मैंने आपको मतलब बता दिया था, उससे अगर आपको याद रखना है तो एक गहरी रात को देखें, ठंड लग रही है आपको और दूर पहाड़ पर कहीं आग जल रही है, उससे आपको ग्लिमर ऑफ होप जो है याद रह जाएगा। उसके बाद अर्दनवेयर। अर्दनवेयर क्या होता है? रेफर्स टू अ टाइप ऑफ पॉटरी मेड फ्रॉम क्ले दैट इज फायर्ड एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर, 1000 डिग्री सेल्सियस से 1150 डिग्री सेल्सियस। इट इज यूजुअली पोरस मीनिंग इट कैन एब्जॉर्ब वाटर अनलेस इट इज ग्लेज्ड। ग्लेज्ड का मतलब क्या होता है? उसके ऊपर कुछ और चढ़ा दिया है आपने और ज़्यादा टेम्परेचर के साथ उसको आग लगा के उसको गर्म करके कुछ और चढ़ा देते हैं, जिससे कि वो उसका वो पोरसिटी है उसकी वो खत्म हो जाए। अर्दनवेयर is one of the oldest types of pottery and is used to make a variety of everyday items such as pots, dishes and bowls. Toddy tappers कौन होते हैं? Toddy tappers are individuals who collect toddy, a traditional alcoholic drink made from the sap of palm trees such as coconut or date palms. They climb the trees to tap the sap, which is then fermented to produce the beverage. Toddy tapping is common in certain regions, India, Southeast Asia and Africa. Sap क्या होता है? जो पेड़ के अंदर से निकलता है, ठीक है, जो उसका पदार्थ जिससे कि जो पेड़ों को जो खुराक पहुंचाता है वो उसको कलेक्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन क्ले पॉट्स एंड अर्दनवेयर। क्ले पॉट्स कैन रेफर टू एनी वेसल मेड फ्रॉम क्ले विच इंक्लूड बोथ अर्दनवेयर एंड अदर टाइप्स ऑफ पॉटरी लाइक स्टोनवेयर या पोर्सलिन। अर्दनवेयर इज अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पॉटरी मेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्ले दैट इज फायर्ड एट अ लो टेम्परेचर एंड रिमेन्स समवॉट पोरस अनलेस इट इज ग्लेज्ड। क्ले पॉट्स कौन से होते हैं? कुड इंक्लूड नॉट जस्ट अर्दनवेयर बट ऑल्सो स्टोनवेयर फायर एट हाई टेम्परेचर्स मेकिंग इट नॉन पोरस और पोर्सलेन विच इज वेरी फाइन एंड फायर्ड एट इवन हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो क्ले पॉट तो इज नॉट जस्ट अर्दनवेयर, कुछ भी हो सकता है। और अर्दनवेयर सिर्फ वही एक स्पेसिफिक कैटेगरी का क्ले है जिससे कि कम टेम्परेचर पे उसको जला के उसको एक पॉट टाइप में, पॉटरी टाइप में बना सकते हो जो कि पोरस भी होती है। In short, all earthenware is made from clay, but not all clay pots are considered earthenware. Sap of palm tree क्या होगा? Sap is a liquid that circulates within the vascular system of plants, including palm trees. It contains water, sugar, and other nutrients that plants uses for growth. In the context of toddy tapping, sap refers to the sugary fluid extracted from the flower buds or stems of certain palm trees, such as coconut, date, palmyra palms. This sap is collected by toddy tappers and can be consumed fresh or fermented to produce a mildly alcoholic drink called toddy। ठीक है, कहाँ से? फ्लावर के बड से और स्टेम्स और सर्टेन पाम ट्रीज। ठीक है। ग्लिमर क्या होगा? रेफर्स टू अ फेंट और स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट और समथिंग दैट अपीयर्स ब्रीफली एंड गिव्स अ स्मॉल इंडिकेशन ऑफ होप और पॉसिबिलिटी। इन अ ब्रॉडर सेंस इट कैन ऑल्सो मीन अ स्मॉल साइन और suggestion of something positive. For example, glimmer of hope suggests that there is a slight chance of faint indication that things could improve even in difficult situation. In summary, sap is the liquid from plants, including palm trees, which can be collected for various purposes like making toddy. A glimmer is a faint sign, often representing a small amount, encouraging possibility. Small but encouraging possibility. ये बंदा जो है टॉडी टैपर, ये आपको डिफरेंट टाइप्स की मैंने वो दिखाई हैं जो पॉटरी हैं। ये आपका जो क्ले जिसकी हमने बात किया था जो कि पोरस होता है, ठीक है। आई टॉयल इन द पाम ग्रोव एवरी डे टू अर्न अ लाइवलीहुड बाय टैपिंग टॉडी, एंड्योरिंग रिस्क। एंड्योरिंग मतलब झेलते हुए रिस्क ऑफ फॉलिंग फ्रॉम 30 पाम ट्रीज दैट आर 30 to 40 feet हाई। ठीक है। पाम ग्रोव, अभी ग्रोव क्या होता है? A palm grove refers to an area or cluster of palm trees growing together, typically used for agriculture purposes like harvesting dates or tapping toddy, a type of palm wine. A grove is small group of trees usually without underbrush that grow close together in a natural or cultivated manner. Therefore, palm grove specifically refers to a small forested areas of palm tree. तो grove क्या हो गया? grove एक बड़ा एक अम्ब्रेला हो गया, उसके अंदर कई तरीके के ये वर्ड यूज़ कर सकते हो आप, पाम ग्रोव, मैंगो ग्रोव, फलाना ग्रोव, धकड़ा ग्रोव। तो ग्रोव हो गया जो पेड़ के कई सारे समूह, ठीक है। इसके नीचे बुशेस वगैरह नहीं होते, कई सारे पेड़ हैं, उसका जो समूह है उसको हम बोलते हैं ग्रोव। ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखाया है पाम ग्रोव। उसके बाद ये मैंने आपको दिखाया समझने के लिए ग्रोव क्या क्या हो सकता है, दुनिया भर के ग्रोव। ठीक है। मैंगो ग्रोव, इंस्टॉलिंग ट्री लाइन है, ट्री लाइन और ये ग्रोव, ये तो ट्री लाइन रोड के साथ साथ लगा हुआ है। ट्री लाइन ग्रोव के अंदर अंतर है। ठीक है। इंस्टॉलिंग ट्री लाइन और ग्रोव, ये ग्रोव हो गया। ठीक है। ट्री लाइन, इसके अंतर डाला इसमें। ट्री लाइन एंड ग्रोव्स कम इन वैरायटी ऑफ स्टाइल्स एंड लेआउट दैट यू कैन कस्टमाइज टू अ नेचुरल और फॉर्मल फील। इंस्टॉलिंग अ ट्री लाइन और ग्रोव ऑफ ट्री रिक्वायर सेफ्टी प्लानिंग। ये ठीक है। ट्री लाइन ये हो गया आपका जो रोड के साथ साथ लगाया हुआ है, और ग्रोव कहीं भी किसी भी ज़मीन पे आपने पेड़ उगा दिए हैं इकट्ठे, कई सारे पेड़ हैं। ठीक है। आपने
वो उसको हम ग्रो बोल सकते हैं, ठीक है। माई सन डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ड्यू टू ग्रूलिंग रिस्की टास्क ऑफ क्लाइंबिंग टॉल पाम ट्रीज, ही रूज। ग्रूलिंग क्या होता है? टायरिंग और डिमांडिंग, ठीक है। ग्रूलिंग टास्क, इट वॉज अ ग्रूलिंग टास्क, मतलब टायरिंग और डिमांडिंग टास्क था। रूज मतलब रिग्रेट और फील सॉरो फॉर समथिंग। ये जो बंदा ये बोल रहा है मेरे लड़के ने तो ये ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन छोड़ दिया क्योंकि इसके अंदर बहुत मेहनत लग रही है, इसमें चढ़ना उतरना बहुत ही रिस्की बिजनेस है, और इसको वो क्या बोल रहा है, एक सौरों के साथ, एक दर्द के साथ बोल रहा है, ठीक है। इक्विप्ड विद मिनिमल ट्रेनिंग, द एन्यूमरेटर्स कैनवास्ड हाउस होल्ड्स विद ईच सेशन लास्टिंग एट लीस्ट 15 मिनट्स। तो कैनवास्ड हाउस होल्ड्स का मतलब क्या होता है? दे अप्रोच्ड और विजिटेड हाउस होल्ड्स टू आस्क क्वेश्चंस और कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। कैनवास्ड का मतलब क्या होता है? कैनवास्ड मीन्स टू गैदर ओपिनियंस और इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर इशू, यूजुअली बाय आस्किंग क्वेश्चन। मतलब किसी से आप कुछ क्वेश्चन पूछ के कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैनवासिंग का प्रोसेस, कैनवास्ट, ठीक, कैनवास करना, कैनवास को बोल का प्रोसेस। अब ये समझने के लिए, क्योंकि इससे शायद समझ में नहीं आया हुआ, मैंने कुछ सेंटेंसेस डाले हैं जिससे कि शायद हमें समझ में आ जाए किस तरीके से इस वर्ड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या करोगे? ड्यूरिंग द इलेक्शन सीजन वॉलंटियर्स कैनवास द नेबरहुड नॉकिंग ऑन डोर्स टू आस्क रेजिडेंट्स अबाउट देयर वोटिंग प्रेफरेंसेस। तो इलेक्शन सीजन के समय वॉलंटियर्स कैनवास द नेबरहुड, उन्होंने इकट्ठे हो गए, नेबरहुड में गए, वहाँ पे गए, जाके नॉकिंग ऑन डोर्स, उन्होंने डोर्स में खटखटाया, टू आस्क रेजिडेंट्स अबाउट देयर वोटिंग प्रेफरेंस, रेजिडेंट्स उन्होंने उनकी वोटिंग प्रेफरेंसेस पूछी। सर्वे कलेक्शन में क्या होगा? द रिसर्चर्स कैनवास लोकल बिजनेसेस, लोकल बिजनेसेस को कैनवास कर लिया, उनको घेरा, टुगेदर इन्फॉर्म किया, उनके पास गए, टुगेदर इनसाइट्स ऑन देयर चैलेंजेस एंड नीड्स इन द करंट इकोनॉमिक क्लाइमेट। तो जो करंट इकोनॉमिक क्लाइमेट है उसके चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं, वो क्या नीड है उनकी, वो पता करने के लिए। पब्लिक ओपिनियन, अ टीम ऑफ जर्नलिस्ट कैनवास पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन को उन्होंने कैनवास किया, मतलब उनको लिया, उनसे पब्लिक ओपिनियन पता किया ऑन द प्रपोज लॉ, उस प्रपोज लॉ पे, बाय कंडक्टिंग इंटरव्यूज इन वेरियस कम्युनिटीज़, इंटरव्यूज लेके उन कम्युनिटीज़ में पता करने की कोशिश करी उन्होंने कि भाई पब्लिक ओपिनियन क्या है, तो वो पता करने की कोशिश करी। कम्युनिटी एंगेजमेंट, द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैनवास्ड रेजिडेंट्स, रेजिडेंट से उन्होंने पता किया क्या? टू रेज अवेयरनेस अबाउट अपकमिंग कम्युनिटी इवेंट्स एंड रिसोर्सेज अवेलेबल टू देम, कि जो अपकमिंग कम्युनिटी इवेंट्स है, रिसोर्सेज जो उनको अवेलेबल हैं कि नहीं है। फीडबैक गैदरिंग, द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कैनवास्ड पेरेंट्स, पेरेंट्स को कैनवास किया, कैनवास का मतलब क्या? उनसे ओपिनियन हासिल किया, उनसे चीज़ें पता करी। फॉर देयर थॉट्स ऑन द न्यू करिकुलम चेंजेस बिफोर मेकिंग अ फाइनल डिसीजन, उनके थॉट्स पता करे कि भाई न्यू करिकुलम के लिए उनके थॉट्स क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शायद गलती से मैं घेरा बोल गया था। तो सर्वे कलेक्शन में भी क्या था? रिसर्चर्स कैनवास लोकल बिजनेसेस, उन्होंने लोकल बिजनेसेस से उन्होंने चीज़ें पता करी, टू गैदर इनसाइट्स गैदर किए, ओपिनियन गैदर किए ऑन देयर चैलेंजेस एंड नीड्स इन द करंट इकोनॉमिक क्लाइमेट। In each of these examples, Canvas is used to describe the act of seeking information, opinions, or support from a specific group of people. In each of these examples, Canvas is used to describe, कैनवास का इस्तेमाल किया गया टू डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ सीकिंग इन्फॉर्मेशन, वो एक्ट ऑफ सीकिंग, वो प्रोसेस ऑफ सीकिंग। क्या सीकिंग का मतलब क्या होता है? जानकारी हासिल करना, मतलब कुछ चीज़ को पाना, सीकिंग। तो यहाँ पे क्या पा रहा है? सीकिंग इन्फॉर्मेशन, ओपिनियन और सपोर्ट फ्रॉम अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। Thereafter, next sentence, covered numerous households, each without receiving any honorarium. An honorarium is a payment given to someone for their services, typically in a professional context where the payment is not formally required or stipulated. It is often provided as a token of appreciation or recognition for work done, especially when the individual is not a regular employee or when the services rendered are not formally billed. Honoraria are commonly associated with speakers, guests, lecturers, or professionals providing expertise, and they can vary widely in amount based on the context and the individual status or reputation. Honoraria जो है commonly associated with speakers, guest lecturers, or professionals providing expertise, and they can vary widely in amount based on the context and the individual status or reputation. तो honoraria क्या होता है? जैसे किसी को आपने गेस्ट लेक्चरर बुलाया, या आपने कहीं गए कुछ काम किया, सरकार ने आपको बुलाया, ये जाए काम करेगा, ये आपका स्टिपुलेटेड काम नहीं था, आपने फिर भी किया, तो उसके लिए आपको कुछ ऑनरेरिया मिलता है, कुछ दिन का, कुछ मतलब जैसे आप कहीं पे एग्जाम हो रहा है, कहीं पे आपको टीचर लगा दिया गया, तो उस दिन का आपको कुछ मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा, कुछ आपको सर्विसेज आपने ऑफर की, उसके कुछ आपको सरकार देगी, तो उसको हम बोलते हैं ऑनरेरियम। तो अभी के लिए इतना ही, इन 2 न्यूज़पेपर पे इतना ही मैंने कलेक्ट किया है। बाकी आगे आगे जैसे जैसे आएगा तो ये कॉम्प्रीहेंशन की हम सीरीज़ चलाते रहेंगे, सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे। ये मैं भी सीख रहा हूँ आप लोगों के साथ में, और मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी। इसमें कुछ एक चीज़ें, अगर कुछ गलतियाँ हैं, कुछ और चीज़ें हैं, कुछ आपको लगता है कि कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप इसमें प्लीज़ बताएं, और उसको हम इम्प्रूव करेंगे, और एक माहौल तैयार करेंगे लर्निंग का, जिसमें हम सीखें
और सिखाएं, और अपनी जो मेंटल फैकल्टीज़ हैं उसको सुधारें, और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें लर्निंग का। यही मेरा एम है और यही मेरा उद्देश्य है। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।